हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 22 जुलाई 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस इज अ सिस्टम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री और ब्लॉक। ये जो जीएसपी है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ये कौन सी कंट्री या फिर ब्लॉक की सिस्टम है? ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन सी G7 एंड ऑप्शन डी इंडिया। सो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर हम सभी को पता है, आंसर होगा ए यूएसए। यूएसए की ये जो सिस्टम है, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, इसके अंदर कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स को यूएस के अंदर ड्यूटी फ्री एंट्री मिलती है। यूएस के अंदर ये जो कुछ सर्टेन कंट्रीज है, उनकी प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री एंट्रीज मिलती है। इंडिया वॉज अ पार्ट ऑफ जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। लेकिन रिसेंटली इन जून 2019 यूएसए ने इंडिया को ये जो जीएसपी है उसमें से एक्सक्लूड कर दिया था। इसकी वजह से इंडिया एंड यूएस के बीच में ट्रेड टेंशन जो है वो इन 2019 बढ़ चुका था। सो ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन, ठीक है। सो रिसेंटली हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर है, उन्होंने ये साइन दी थी कि इंडिया विल वेरी सून साइन अ न्यू ट्रेड डील विथ यूएसए, ठीक है। और इस वजह से ये नई इंडिया यूएस ट्रेड डील जो है वो न्यूज में रहती। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट? फर्स्ट स्टेटमेंट, an antibody is a protective protein produced by the immune system in response to the presence of a foreign substance. एंटीबॉडी का मतलब ये होता है कि इम्यून सिस्टम के अंदर एक टाइप का प्रोटीन है जो किसी फॉरेन सब्सटेंस, मतलब बाहर से आए हुए सब्सटेंस के सामने प्रोटेक्शन देता है। सेकेंड स्टेटमेंट, द सीरोलॉजिक टेस्ट कैन गिव ग्रेटर डिटेल इनटू द प्रेवलेंस ऑफ अ डिसीज इन अ पॉपुलेशन। ये जो सेरोलॉजिक टेस्ट है उसकी वजह से कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर डिसीज प्रेवलेंस कितना है वो जान सकते हैं। तो हमें क्या पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? सो इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 एंड 2। अब देखिए एंटीबॉडी जो है, इसके लिए यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो करेक्ट है कि इट इज वन काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव प्रोटीन जो फॉरेन सब्सटेंस है। यहाँ पे जो फॉरेन सब्सटेंस की बात की गई है, इसका मतलब होगा एंटीजन। एंटीजन, सो आप सभी को पता है कि एंटीजन टेस्ट जो है वो न्यूज में रहता है कोविड-19 टेस्ट के लिए। तो इस वजह से ये जो एंटीजन है उसके सामने प्रोटेक्शन देने के लिए ये एंटीबॉडी जो है वो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन का काम करता है। सेरोलॉजिक टेस्ट जो है वो काफी न्यूज में रहता है क्योंकि रिसेंटली दिल्ली के अंदर जो सेरोलॉजिक टेस्ट है वो कंडक्ट हुए थे और उसके रिजल्ट जो है वो रिसेंटली पब्लिश हुए थे। तो ये जो पर्टिकुलर दिल्ली के अंदर सीरो सर्वे हुआ था उसका रिजल्ट है अराउंड 23% पॉपुलेशन ने उनकी बॉडी के अंदर ये जो एंटीबॉडीज है वो पाए जाते, मतलब कि अराउंड 23% पॉपुलेशन वर लेस और मोर इन्फेक्टेड विथ कोविड-19, ठीक है। और बाकी की जितनी पॉपुलेशन है उनकी बॉडी के अंदर ऐसी कोई भी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस नहीं हुई थी। मतलब कि गवर्नमेंट ने जितने भी स्टेप्स लिए हैं सच एज लॉकडाउन्स, डिमार्केशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, तो इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं मिला है। सेरो सर्वे का मेन बेनिफिट यह है कि आप सभी को पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सभी लोगों का कोविड-19 का टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो इस वजह से सेरो सर्वे के हिसाब से हमें एक ऊपर से रिजल्ट ये मिल सकता है कि कितने परसेंट पॉपुलेशन जो है वो कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements is or are correct about biomedical waste management rules? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड लैंड फॉर सेटिंग अप कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी। बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लैंड प्रोवाइड करना। सेकेंड स्टेटमेंट, these rules do not cover biomedical waste
प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वैक्सीनेशन और ब्लड डोनेशन कैंप। ये दोनों कैंप में से जो बायोमेडिकल वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो इसके अंदर डिस्पोज नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा ए, वन ओनली। ये स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड लैंड फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल फैसिलिटी। और ये रूल्स जो है उसके अंदर वैक्सीनेशन कैंप्स, ब्लड डोनेशन कैंप्स एंड अदर हेल्थ केयर फैसिलिटी सभी को इंक्लूड किया गया है इन दी बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016। ठीक है, तो ये रूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ना जरूरी है एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। सो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है वो काफी न्यूज में रहता है। रिसेंटली देयर वाज अ रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय सीपीसीबी, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, कि किस तरीके से जो कोविड-19 वेस्ट है उसको डिस्पोज करना चाहिए। तो डिस्पोजल के लिए कुछ गाइडलाइंस उन्होंने जारी किए हैं। तो कुछ स्टेट्स ऐसा है कि जहां पे ये गाइडलाइंस जो है वो फॉलो नहीं होते, राइट। सो वो गाइडलाइंस जो है वो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को ध्यान में रख के बनाई गई। तो इस वजह से ये बायोमेडिकल वेस्ट जो है वो न्यूज में रहता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड? It is entrusted with the powers and function only under the Air Prevention and Control of Pollution Act. ये जो एयर एक्ट है उसको एनफोर्स करने के लिए पावर्स एंड फंक्शन जो है वो सीपीसीबी को दिए गए हैं। सेकेंड स्टेटमेंट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल एंड अबेटमेंट ऑफ वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर है बी, सेकंड ओनली। अब देखिए ये जो सीपीसीबी है उसको सबसे पहले बनाया गया था 1974 में, राइट। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। जब सीपीसीबी को बनाया गया था उस टाइम पे इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर वाटर पॉल्यूशन एक्ट, जिसे हम कहते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। जो 1974 में वाटर प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन एक्ट बना था उसके अंदर सीपीसीबी को फॉर्मुलेट किया गया था। फिर उसके बाद 1981 में एयर एक्ट बनाया गया, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रोविजंस है उसको एनफोर्स करने के पावर्स सीपीसीबी को ट्रांसफर किए गए। देन इन 1986 एक और एक्ट बना, दैट इज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो प्रोविजंस है उसके रिगार्डिंग जो असिस्टिंग एंड फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज है वो भी सीपीसीबी को दी गई। तो मतलब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को एनफोर्स करने के लिए, एनफोर्स करने की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। लेकिन उनको असिस्ट करने की बॉडी कौन होगी? सीपीसीबी। ठीक है, तो सीपीसीबी जो है वो भी काफी न्यूज में रहता है, उसके ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां पे ये कहा गया है कि ओनली अंडर द एयर एक्ट, तो ये वर्ड जो है ओनली, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगा। ठीक है, एंड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इस वजह से आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। अगेन जो मैंने अभी आपको बताया, सीपीसीबी ने एक रिपोर्ट जो है वो फॉर्मुलेट किया था फॉर द बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। दूसरी चीज ये है कि दिल्ली के अंदर जो स्मोक टावर है उसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली एक जजमेंट दिया था कि उसको एस्टैब्लिश करने में देरी नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सामने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड सीपीसीबी, उनका आर्ग्यूमेंट ये है कि द स्मोक टावर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मुंबई। तो आईआईटी मुंबई की ओर से डिले होने की वजह से ये जो है वो हम एस्टैब्लिश नहीं कर सके अभी तक। तो चलिए देखते हैं स्मोक टावर के ऊपर किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, रिसेंटली द टर्म स्मोक टावर वाज सीन इन न्यूज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट इट? पहला स्टेटमेंट, इट इज बीइंग इंस्टॉल्ड इन एवरी स्टेट ऑफ द कंट्री।
सेकेंड, इट इज मेनली इंस्टॉल्ड टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर्स फ्रॉम द सराउंडिंग एयर। इसको इस वजह से एस्टेब्लिश किया जा रहा है क्योंकि सराउंडिंग एयर में से पार्टिकुलेट मैटर जो है वो रिमूव कर सके। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा। आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। अभी मैंने बताया आपको कि इसको दिल्ली एनसीआर के अंदर एस्टैब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। तो अभी पर्टिकुलरली सिर्फ दिल्ली एनसीआर के अंदर इसे एस्टैब्लिश किया जाएगा, सभी स्टेट के अंदर एस्टैब्लिश नहीं किया जाएगा। और उसका मेन फंक्शन जो है दैट इज टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर PM 2.5 एंड PM 10, इनको सराउंडिंग एयर में से रिमूव करना। तो न्यूज आर्टिकल वही है जो अभी हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसके ऊपर जजमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ अ स्टेट हैज पावर्स टू अपॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज। गवर्नर के पास कौन से पावर है, कौन सी अथॉरिटी को अपॉइंट करने की। द फर्स्ट इज चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, सेकंड है एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, थर्ड जजेस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, एंड फोर्थ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो चलिए देखते हैं कि गवर्नर इनमें से कौन सी अथॉरिटीज को अपॉइंट करते हैं। आंसर होगा डी 1, 2 एंड 4। अब देखिए चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो है अपॉइंटमेंट करते हैं गवर्नर, एंड रिमूवल जो है वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। सो चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर बट रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट ओनली। सेकंड, एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट, ये करेक्ट है, he is appointed by governor and holds the office during the pleasure of governor. Third, judges of high court of a state, they are appointed by president and not by governor, ठीक है। और उनके रिमूवल के लिए एक प्रोसीजर जो है वो फॉलो करनी पड़ती है। सो थर्ड हो गया इनकरेक्ट। फोर्थ, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, यहां पे भी सेम है, अपॉइंटेड बाय गवर्नर एंड रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो मतलब कि आंसर होगा डी 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट, अब ये पर्टिकुलरली न्यूज में इस तरीके से रहता है कि जो वेस्ट बंगाल के गवर्नर है वो न्यूज में रहता है, दे हैव रिसेंटली पास्ड सम स्टेटमेंट्स अगेंस्ट द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, एंड रिसेंटली जो मध्य प्रदेश के गवर्नर है ही पासिस अवे, लालजी टंडन, ठीक है। सो ऑफिस ऑफ गवर्नर इज अगेन इन द न्यूज। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following statements is or are incorrect about status paper on गवर्नमेंट डेट 2017-18। कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये हमें पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द सेंटर्स टोटल डेट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज इंक्रीज्ड। सेकंड स्टेटमेंट, टोटल डेट ऑफ स्टेट्स हैज रिड्यूस्ड। थर्ड स्टेटमेंट, central government is moving in the right direction in terms of meeting the NK Singh committee recommendations on public debt। तो पहले स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि टोटल जीडीपी जो है उसमें से डेट का प्रपोर्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेकंड स्टेटमेंट में कहा है टोटल डेट का जो वॉल्यूम है स्टेट गवर्नमेंट्स का वो रिड्यूस हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा है कि जो एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट उसे कंप्लाई कर रही है। तो इसका आंसर होगा ए 1 एंड 2। अब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। सो अगर हम 2014 की बात करें तो वहां पे डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो था 47.5%, जो 2017-18 में रिड्यूस होके 46.5% पे था, ठीक है। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो इनकरेक्ट बिकॉज ड्यूरिंग 2017-18 the share of total debt to GDP ratio of state government
stands at 24% and it is estimated to increase to 24.3% during 2018-19। तो मतलब कि उनका डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो रिड्यूस नहीं हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एनके सिंह कमिटी जो है दैट इज नोन एज एफआरबीएम कमिटी, एफआरबीएम रिव्यू कमिटी। ठीक है, उनकी ये रिकमेंडेशंस थी कि डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो रिड्यूस होना चाहिए। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये फॉलो हो रहा है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के केस में ये फॉलो नहीं हो रहा है। तो मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर होगा ए 1 एंड 2। सो ये पर्टिकुलरली जो द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है उसके अंदर सर्टेन मेजर्स मेंशन किए हैं, मेजर्स ऑफ इंडिया एज वेल एज अदर स्मॉल कंट्रीज। फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया है, श्रीलंका है। तो ऐसी कंट्रीज जो है वो किस तरीके से कोविड-19 पैंडेमिक को हैंडल कर रही है फाइनेंशियली। ठीक है, तो इसके अंदर काफी अच्छे एग्जाम्पल है, ये आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? स्टेटमेंट नंबर 1, द 91st Constitutional Amendment Act determined minimum number of ministers to form a council of minister। जो 91st Constitutional Amendment Act है उसके अंदर मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो डिटरमाइन किया गया। सेकेंड, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली अंडर आर्टिकल 164 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसकी टोटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, इट शुड नॉट एक्सीड द 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ सीट अगर 100 है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनमें से 15 की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या है, उसके अंदर ये मिनिमम नंबर जो है वो डिटरमाइन किया गया। मिनिमम नंबर है 12, 12 से कम मिनिस्टर नहीं होने चाहिए, राइट। और ये है मैक्सिमम नंबर दैट इज 15%। ठीक है, सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द गवर्नर, ये इनकरेक्ट है। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉट द ऑफिस ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो मतलब कि ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। सो आंसर होगा बी, सेकेंड ओनली। जो आंध्र प्रदेश की कैबिनेट है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एक्सपांड करने जा रहे हैं। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर्टिकुलरली मध्य प्रदेश की वजह से न्यूज में था, क्योंकि रिसेंटली मध्य प्रदेश की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एक्सीड हो चुकी थी 15% से ज्यादा। और इसकी वजह से जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, कांग्रेस पार्टी सॉरी, उन्होंने एलिगेशंस जो है वो फाइल किए थे कि इट इज वायोलेटिव टू दी कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट, तो उनको रेजिग्नेशन देना चाहिए, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी। एनआरसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट एनआरसी वाज रिलीज्ड इन 2019 to separate illegal immigrants from the legitimate residents of Assam। पहला एनआरसी जो है वो 2019 में रिलीज किया गया था। आसाम के अंदर जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनको वहां के जो लेजिटिमेट रेसिडेंट है उनसे सेपरेट करने के लिए। सेकंड, द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 वाज अमेंडेड टू गिव फोर्स टू अ न्यू कट ऑफ डेट फॉर द डिपोर्टेशन ऑफ इलीगल माइग्रेंट्स। इसके अंदर अमेंडमेंट किए गए थे कट ऑफ डेट को डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेम अथॉरिटी दैट प्रिपेयर सेंसस डेटा ऑफ द कंट्री। तो चलिए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर होगा बी, सेकंड एंड थर्ड। अब देखिए यहां पे वर्ड दिया गया है फर्स्ट एनआरसी। फर्स्ट एनआरसी जो है वो रिलीज हुआ था 1951 में। अभी जो 2019 में एनआरसी रिलीज हुआ था, इट वाज अ ड्राफ्ट एनआरसी फॉर द स्टेट ऑफ आसाम ओनली, वो नेशन वाइड रजिस्टर नहीं था। ठीक है, तो यहां पे जो ऑब्जेक्टिव दिया है
वो करेक्ट है, लेकिन वो नेशन वाइड एनआरसी नहीं था। फर्स्ट वाज रिलीज्ड इन 1951। सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे कट ऑफ डेट डिटरमाइन की गई थी 24 मार्च 1971 मिडनाइट। ठीक है, तो ये कट ऑफ डेट के बाद अगर कोई बांग्लादेश से इंडिया के अंदर एंटर हुआ है, ही विल बी डिपोर्टेड टू बांग्लादेश और ही विल बी सेंट टू डिटेंशन सेंटर। ठीक है, तो ये 24 मार्च जो है वो कट ऑफ डेट है। इस दिन जो इंडिया एंड पाकिस्तान का वॉर है, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, वो स्टार्ट हुआ था। थर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द सेम अथॉरिटी दैट प्रिपेयर सेंसस डेटा। ये भी करेक्ट है। सेंसस इज प्रिपेयर्ड बाय ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, और यही अथॉरिटी जो है वो भी एनआरसी प्रिपेयर कर रही है, एंड दैट इज व्हाई द थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। अब रिसेंटली जो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने एनआरसी और एनपीआर को क्रिटिसाइज किया था। एनआरसी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज जब लास्ट ईयर एनआरसी रिलीज किया गया था, ओवर 19 लाख पीपल वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ आसाम। इसके अंदर इनको ऐड नहीं किया गया था, एंड देयर वर मेनी कंसर्न्स रिगार्डिंग द एक्सक्लूडेड पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following pairs are matched correctly? pairs कौन सी करेक्टली मैच की गई है? फर्स्ट, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम subsumed under National Rural Health Mission since 2005. Second, Mission Sampark to maintain social distancing at government offices. And third, Project Sunrise to tackle the rising HIV prevalence in northeastern states. तो चलिए देखते हैं कौन सी पैर करेक्ट है। आंसर होगा सी 1 एंड 3। अब देखिए फर्स्ट पैर जो है वो करेक्ट है। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है उसको 2005 में नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है उसके अंदर सबस्यूम किया गया था। सबसे पहले तो ये जो प्रोग्राम है उसको बनाया गया था 1985 में। फिर उसके बाद इन 1992 it was subsumed under child survival and safe motherhood program. child survival and safe motherhood program 1992 के अंदर इस प्रोग्राम में सबस्यूम किया गया। then in 2005 it was subsumed under national rural health mission. तो फर्स्ट पैर जो है वो करेक्ट है। सेकंड इज इनकरेक्ट। मिशन संपर्क जो है it was launched in 2017 to bring back people living with HIV who have left treatment after starting antiretroviral treatment. HIV को ट्रीट करने के लिए जो ART ट्रीटमेंट है, एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट, तो जो HIV पेशेंट है जिन्होंने ये ट्रीटमेंट स्टार्ट की थी लेकिन बीच में ही चले गए, तो ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए ये मिशन संपर्क जो है वो स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इट वाज नॉट टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग एट गवर्नमेंट ऑफिसेस। करंट सिनारियो में ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लगता है, लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया। थर्ड स्टेटमेंट, प्रोजेक्ट सनराइज टू टैकल द राइजिंग इंसिडेंस ऑफ HIV प्रेवलेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, ये करेक्ट है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के अंदर 2016 में HIV प्रेवलेंस इंक्रीज हुआ था ड्यू टू इन्फेक्शियस ड्रग्स, तो इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट सनराइज जो है वो वहां पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, अब पर्टिकुलरली जो वल्नरेबल ग्रुप्स है जिसके अंदर सेक्स वर्कर्स, देन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पर्सन विद एड्स, तो उन्होंने ये जो ग्लोबल फंड है, ग्लोबल फंड फॉर एड्स, टीबी एंड मलेरिया, उनको ये अपना कंसर्न जो है वो असिस्ट किया था कि कोविड-19 पैंडेमिक के अंदर हमें भी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना चाहिए फॉर आवर बेटर लाइवलीहुड। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे खत्म होते हैं। आपके कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए एंड हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।